हेलो गाइस। आज देखिए हम ड्रैगोज रूल देखने वाले हैं, साथ ही साथ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था बेंट्स रूल क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल क्या कहता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है वो कहाँ पे आएगा, जहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगी, कम होगी, या लोन पेयर कहाँ पे आएगी जहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, बेंट्स रूल ध्यान में रखिएगा। आप लॉजिकली चलोगे तो आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्चुअली हमने बताया था कि अगर PCl5 है तो PCl5 में आप देखोगे कि जो लोन पेयर आती है वो कहाँ पे आती है, इक्विटोरियल पोजीशन पे आती है। लेकिन आप SF6 में अगर देखोगे तो लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे जाती है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो आप सिंपल ध्यान में रखिएगा कि लोन पेयर कहाँ पे जाएगी या बड़ा एटम कहाँ पे जाएगा जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगे, ज्यादा होगे, और जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर कम होगे वहां पे क्या जाएगा, छोटा एटम जाएगा, छोटा, या जिसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ड्रैगोज रूल देखते हैं। मैं आपको sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन भी आज के लेक्चर में बताने वाला हूं, उसमें शेप वेरिएशंस भी हम देखने वाले हैं। तो आपको समझ में आएगा कि PCl5 में लोन पेयर जो आ रही थी वो इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगी, और जो SF6 जो कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है उसमें जो लोन पेयर आएगी वो कहां पे आएगी, एक्सियल पोजीशन पे आएगी। अब दैट इज बेंट्स रूल, आप ध्यान में रखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएगी। हाइब्रिडाइजेशन को देखते कैसे है उसका तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं। sp3d2 को कैसा देखते हैं, sp3d को कैसा देखते हैं, sp2 प्लस pd देखा है हमने, आज sp3d2 को भी देखने का तरीका बताता हूं। लेकिन उससे पहले देखिएगा कि ड्रैगोज रूल क्या होता है। ड्रैगोज रूल क्या होता है, क्या कहता है ड्रैगोज रूल, देखिए कि ड्रैगोज रूल क्या कहता है कि सेंट्रल एटम, विच एटम, दैट इज सेंट्रल एटम, मैं लिख देता हूं यहां पे, दैट इज सेंट्रल एटम ऑनवर्ड थर्ड पीरियड, ऑनवर्ड विच पीरियड, थर्ड पीरियड से ऑनवर्ड जो भी सेंट्रल एटम रहेगा, थर्ड पीरियड बोले तो आपको पता है थर्ड पीरियड कहां से शुरू होता है, दैट इज थर्ड पीरियड शुरू होता है सोडियम से। सोडियम वाला जो है वो थर्ड पीरियड है, पोटेशियम वाला फोर्थ पीरियड है। जैसे कि आप थर्ड पीरियड का अगर ऑनवर्ड एलिमेंट्स लोगे तो उसमें देखिए आप कि सेंट्रल एटम ऑनवर्ड थर्ड पीरियड इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ विच एटम, साइड एटम। ये किसके लिए बता रहा हूं यहां पे देखिए, दैट इज द एलिमेंट्स और द एटम, विच एटम, सेंट्रल एटम। अब आपको पता होता है कि सेंट्रल एटम क्या होगा, साइड एटम क्या होगा, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बातें बता चुका हूं। चलिए देखते हैं कि सेंट्रल एटम ऑनवर्ड थर्ड पीरियड if the electronegativity of side atom is greater than 2.5 or equal to 2.5, ये बात ध्यान में रखिएगा आप, if the electronegativity of side atom is greater than 2.5 or equal to 2.5 then hybridization is occur, मतलब इस केस में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पे, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इज ऑकर, मतलब इस केस में हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सी केस में, अगर सेंट्रल एटम ऑनवर्ड थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, या फिफ्थ पीरियड का, या सिक्स पीरियड का। सेकंड पीरियड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सेकंड पीरियड की बात नहीं हो रही। फर्स्ट पीरियड में तो दो ही एलिमेंट्स है, एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम, तो उसको तो छोड़ ही दो आप। सेकंड पीरियड की बात नहीं हो रही है, थर्ड पीरियड से ऑनवर्ड हो रही है, थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से ऑनवर्ड सेंट्रल एटम की बात हो रही है। अगर उससे कोई जुड़ा हुआ साइड एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 2.5 और इक्वल टू 2.5 भी हो जाए तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसके केस में हाइब्रिडाइजेशन होगा। एंड अब यहां पे देख लीजिए, एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ विच एटम, साइड एटम, अगर लेस देन 2.5 हो जाए, क्या हो जाए, लेस देन 2.5, ये बात ध्यान में रखिएगा। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम देन क्या हो जाए, लेस देन 2.5, तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट ऑकर, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट ऑकर। ये बात इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान में रखना है आपको कि इस केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो बॉन्डिंग कैसी होगी, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो बॉन्डिंग कैसी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, या तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ओवरलैप कर जाते हैं और आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल भी ओवरलैप करते हैं, तो बॉन्डिंग होती है। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो बॉन्डिंग कैसी होगी, तो इस केस में देखिए आप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इज लेस देन 2.5 देन हाइब्रिडाइजेशन इज डज नॉट ऑकर। तो इस केस में क्या होगा, देखिए मैं लिखता हूं यहां पे, इस केस में प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या बोलोगे आप यहां पे, इस केस में क्या होगा, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, एंड फॉर्म
अ बॉन्ड एंड फॉर्म अ बॉन्ड, और प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल इस केस में क्या होने वाले हैं, ओवरलैप होने वाले हैं और क्या फॉर्म करने वाले हैं, बॉन्ड फॉर्म करने वाले हैं। इसी को कहते हैं हम ड्रैगोज रूल। क्या कहते हैं इसे, ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल क्या कहता है कि अगर आने वाला जो एटम्स है, इनकमिंग एटम्स है, अगर उसकी पावर किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर अगर कम हो जाए, 2.5 से कम हो जाए, तो वो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन नहीं करा सकता। दोबारा से सुनिएगा, क्योंकि हमने देखा है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर उस साइड एटम के पास में उतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ना हो कि वो सेंट्रल एटम को हाइब्रिडाइज करा दे, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो एटम, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइज कराने के लिए वो जो साइड एटम, जो इनकमिंग जो साइड एटम्स होते हैं, उसकी कुछ ना कुछ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होनी चाहिए, या फिर उसकी हाइब्रिडाइज कराने की पावर होनी चाहिए। और पावर का मतलब यहाँ पे क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू 2.5 और 2.5 से ज्यादा हो जाए, तो वो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन करा सकता है। अगर उससे कम अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए 2.5 से, तो वो कभी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन नहीं करा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अगर मेरे पास में यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे NH3 है, क्या है, NH3 है, लेकिन नाइट्रोजन तो आपको पता है सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन में आपको पता है लोन पेयर है अमोनिया में, तो यहाँ पे तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि ये तो सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पे थर्ड पीरियड की बात हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने थर्ड पीरियड का एलिमेंट ले लिया फास्फोरस, तो फास्फोरस देखिए, फास्फोरस यहाँ पे उसने PH3 फॉर्म कर दिया और यहाँ पे क्या फॉर्म कर दिया, PCl3। तो इस PH3 में तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, इस PH3 में हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, नहीं। लेकिन आप PCl3 में अगर देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि दोनों में देखो PH3 में और PCl3 में सेंट्रल एटम क्या है, थर्ड पीरियड का है, फास्फोरस। लेकिन ये साइड एटम यहाँ पे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1 है। मतलब हाइड्रोजन की औकात नहीं है कि वो फास्फोरस को हाइब्रिडाइज करा दे। बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 से ज्यादा, 3.0 है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे देखते हैं, चलिए यहाँ पे बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए आप कि PCl3 में ये हो गया मेरे पास क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, और एक लोन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, दिस आर द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बॉन्ड अगर होगा, ये बॉन्ड देखिए आप, कोई भी तीनों में से कोई भी बॉन्ड देख लीजिए आप, फास्फोरस एंड क्लोरीन का बॉन्ड देख लीजिए, तो ये कौन से ओवरलैप से बनेगा, sp3s ओवरलैप से, सॉरी sp3p ओवरलैप से, क्योंकि क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा उसके साथ में, p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, और यहाँ फास्फोरस का कौन सा ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। तो बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन pH3 में बॉन्डिंग कैसी होगी, pH3 में बॉन्डिंग कैसी होगी, देखिए यहाँ पे ये मेरे पास में सेंट्रल एटम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग से ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, कौन से ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा बॉन्ड, देखिए यहाँ पे फास्फोरस का p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, मतलब ये कौन से ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा, sp ओवरलैपिंग से। ये बॉन्ड कौन से ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये कौन से ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ है, sp3p ओवरलैपिंग से। और ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये कौन से ओवरलैपिंग से, sp ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्म हुआ है। मतलब इस केस में प्योर ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। जब प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड एंगल की अगर बात करूं तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। कितना रहेगा, 90 डिग्री का। यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहेगा क्या, नहीं, यहाँ पे रहेगा 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहेगा, क्योंकि एक लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे 90 का एंगल क्यों होगा, क्योंकि 90 के एंगल में अगर आप देखोगे तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये px ऑर्बिटल है। इसको परपेंडिकुलर कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, py ऑर्बिटल रहेगा। इसको परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, pz ऑर्बिटल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ना, ये px में और py में कितने का एंगल है, 90 का एंगल है। px pz में कितने का एंगल है, 90 का एंगल है। py pz में कितने का एंगल है, दैट इज 90 का एंगल है। तो इस केस में प्योर ऑर्बिटल जो प्योर ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड एंगल कितने का रहेगा, 90 का ही रहेगा। समझ में आ गई बात आपको यहाँ पे कि फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन कराना हाइड्रोजन की बस की बात नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी पावर नहीं है
क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और हाइड्रोजन के पास में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो फास्फोरस को हाइब्रिडाइज करा दे। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि इस केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। क्या यहाँ पे मुझे बताइए आप, क्या HCl में हाइब्रिडाइजेशन होगा? सेंट्रल एटम Cl है तो थर्ड पीरियड का है, तो हाइड्रोजन साइड एटम्स है जो कि इलेक्ट्रॉन 2.1 है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या यहाँ पे? नहीं होगा। उसी तरीके से आप बताइए मुझे HBr में हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। सिमिलरली HI में हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर आप बात करोगे किसकी, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था आपको H2O में हाइब्रिडाइजेशन होता है क्योंकि ये तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना, सेकंड पीरियड का एलिमेंट तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन सेकंड पीरियड का ही सल्फर ले लो आप, तो S2SE में हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। समझ में आ गई बात आपको? अगर मैं S2SE में की अगर बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। सिमिलरली अगर S2TE की बात करें हम यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो इस केस में देखिए आप हाइब्रिडाइजेशन होगा, कुछ केसेस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन कब होगा और हाइब्रिडाइजेशन कब नहीं होगा। समझ में आ गई बात? यहाँ पे दोबारा से सुनिएगा कि अगर सेंट्रल एटम क्या हो जाए, थर्ड पीरियड टू ऑनवर्ड हो जाए, तो उस केस में साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा हो जाए या 2.5 के बराबर हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर 2.5 से कम हो जाए साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो देख लीजिए आप ड्रैगोज रूल के यहाँ पे बता सकते हो आप कि किसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, किसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। चलिए यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन को भी देख लेते हैं, सॉरी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को भी देख लेते हैं। उसके एग्जांपल एक्चुअली sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एक्साइटेड स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे एक्सप्लेन करोगे उसे, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे मुझे मिटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि कैसे पढ़ते हैं उसे या कैसे देखते हैं, तभी आपको वहां पे लोन पेयर कहां पे आएगी वो बात समझ में आने वाली है। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2। नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में देखिए टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो टोटल 6 बनेगी, क्योंकि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनेंगे ना। तो देखिए कैसे, अब कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, पहले वो बात तो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि इन दिस हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ क्या होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s, हाउ मेनी s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, ये लिखने की बात तो नहीं है। चलिए यहाँ पे इन विच द इंटरमिक्सिंग ऑफ एक s ऑर्बिटल होता है, 3 p ऑर्बिटल होते हैं और 2 d ऑर्बिटल होते हैं। चलिए वो ही बता देता हूं। यहाँ पे देखिए एक तो मेरे पास में क्या हो गया, ये एक s ऑर्बिटल हो गया, 3 p क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी p, तो ये हो गया px। दूसरा कौन सा हो जाएगा, py, देन क्या हो जाएगा pz। अब d की बार आती है, d की बारी आ रही है, तो d कौन सा होगा, दैट इज d हो जाएगा, एक हो जाएगा dx² माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड लास्ट में हो जाएगा dz²। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 6। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा बनेगा, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई आपको, कितने बनने वाले हैं sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 6 बनने वाले हैं, क्योंकि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं तो 6 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पे। अब ये बात आती है कि ये ऑर्बिटल कैसे लाई करेंगे, कैसे लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए मुझे एक बात बताइए, ये s px और py ये 3 ऑर्बिटल एक प्लेन में है, ये 3 ऑर्बिटल एक प्लेन में, कौन से प्लेन में है, ये xy प्लेन में। दिख रहा है आपको साफ साफ कि ये जो 3 ऑर्बिटल है, आप देखिए इसे, एक s ऑर्बिटल, एक px और एक py एक ही प्लेन में है, xy प्लेन में है, और ये dx² माइनस वाई स्क्वायर ये भी तो xy प्लेन में। तो यहाँ पे इस केस में 4 ऑर्बिटल xy प्लेन में आने वाले हैं। देखिए आप यहाँ पे, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ ना, sp3d में बता चुका हूँ कि ये 3 ऑर्बिटल xy प्लेन में होंगे, और ये dx² माइनस वाई स्क्वायर, ये देखिए मैंने जिसे इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट बनाया है, ये 3 ऑर्बिटल और ये चौथा ऑर्बिटल, ये एक ही प्लेन में होंगे, मतलब 4 ऑर्बिटल एक प्लेन में दिख रहे हैं आपको, और बचे 2 ऑर्बिटल, ये देखिए आप, ये एक ऑर्बिटल और ये एक ऑर्बिटल, एक क्या रहेगा अबव द प्लेन और एक रहेगा बिलो द प्लेन। मतलब ये जो 4 ऑर्बिटल है, ये 3 और ये 2,
सॉरी ये 3 और ये एक ऑर्बिटल, ये एक्स वाई प्लेन में होंगे, और ये जो 2 ऑर्बिटल है ये कहां पे होंगे, एक होगा अबोव द प्लेन, एक होगा बिलो द प्लेन, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। कौन से एक्सिस पे लाई करेंगे, वो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला था कि हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन को d2 हाइब्रिडाइजेशन को कैसे पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को हम पढ़ते हैं sp प्लस p2d2। कैसे पढ़ते हैं, sp2 प्लस p2d2। यहाँ पे देखिए परसेंटेज कैरेक्टर है, यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर की बात अगर हो रही है तो यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर क्या रहेंगे, यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। और बोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां पे आएगा, आप मुझे बताइए। आप देखिए ये चार ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको, ये 4 ऑर्बिटल कहां पे है, ये 4 ऑर्बिटल कौन सी पोजीशन पे रहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगे ये वाले, ये कौन से रहेंगे, इक्वेटोरियल। मैंने बोला है ना आपको, प्लेन में रहेंगे मतलब क्या रहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगे। और ये जो 2 ऑर्बिटल है जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर क्या है, 0 है, तो ये कहां पे रहेंगे, एक्सियल पोजीशन पे रहेंगे। तो आप ही सोचो कि अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा, जैसे कि हमने पीसीएल5 में देखा था, पीसीएल5 में या sp3d2 में हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां पे आता है, एक्सियल पोजीशन पे आता है। क्यों एक्सियल पोजीशन पे आता है वो, क्योंकि वहां पे परसेंटेज कैरेक्टर क्या होते हैं, कम होते हैं, वहां पे परसेंटेज कैरेक्टर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे बताइए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां पे आएगा, इक्वेटोरियल पे आएगा या एक्सियल पे आएगा। तो जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर कम होंगे वहां पे आएगा, तो यहाँ पे कहां आएगा, दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन में आएगा। आपको ध्यान में रखने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, बच्चे ध्यान में रखते हैं कि कौन से इसमें, फिर उनका कंफ्यूजन हो जाता है कि कहां पे पीसीएल5 में तो लोन पे जो पीसीएल5 में तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे जा रहा था, लेकिन SF6 में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर मैं sp3d2 की बात करूं तो वहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जा रहा है। तो ये ऐसा कैसे क्यों हुआ, तो यहाँ पे आपको बात समझनी है कि इस तरीके से हमको उसे पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कि ये जो 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ये कैसे लाई करेंगे। पहले यहाँ पे देखिए कि ये हो जाएगा मेरे पास सेंट्रल एटम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। चलिए इसे सेंट्रल एटम कह देता हूं। यहाँ पे एक एटम हो जाएगा, एक एटम यहाँ पे हो जाएगा, एक एटम यहाँ पे हो जाएगा, एक एटम यहाँ पे हो जाएगा। तो दिख रहा है आपको साफ साफ कि ये जो 4 एटम है, ये जो साइड एटम्स है, ये आपको दिख रहे हैं 4 साइड एटम, ये एक्स वाई प्लेन में आ गए। कौन से प्लेन में आ गए, एक्स वाई प्लेन में। चलिए मैं इसे बना देता हूं। यहाँ पे देखिए आप कि ये कौन से प्लेन में आ गए, एक्स वाई प्लेन में आ गए। दिख रहे हैं आपको 4 एटम्स या 4 एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में आ गए। एक क्या रहेगा, एक रहेगा अबोव द प्लेन, एक क्या रहेगा अबोव द प्लेन, और एक क्या रहेगा बिलो द प्लेन। कुछ इस तरीके से शेप रहेगा, कुछ इस तरीके से शेप रहेगा। तो ये यहाँ पे देखिए आप, ये आपने क्या किया, आपकी कॉपी लीजिए आप, कॉपी जो आपका रजिस्टर्स है उसके 4 कॉर्नर्स है, 4 कॉर्नर्स है, दिख रहा है आपको 4 कॉर्नर्स। आपने क्या कर दिया, एक जो पॉइंट है, एक बॉन्ड ऊपर बना दिया, ऊपर की डायरेक्शन में बना दिया, और एक बॉन्ड नीचे की डायरेक्शन में बना दिया। तो क्या होने वाला है, एक बॉन्ड ऊपर की डायरेक्शन में बना दोगे आप और एक बॉन्ड नीचे की डायरेक्शन में बना। एक मिनट रुकिएगा आप, यहां पे देखिए ये मेरे पास कॉपी है, यहां पे देखिए ये 4 कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, ये 4 कॉर्नर इसके दिख रहे हैं। तो ये कौन से प्लेन में हो गए, 4 कॉर्नर या 4 एटम कौन से प्लेन में हो गए, एक्स वाई प्लेन में हो गए। तो आपको दिख रहा है कि ये एक्स वाई प्लेन है। अब एक एटम्स क्या होगा, अबोव द प्लेन होगा, एक एटम्स क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। समझ में आ रही है बात है आपको। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो ऊपर एक डंडा दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको 4 कॉर्नर से अगर जोड़ दूं, यहाँ पे थोड़ा रहेगा तो मुश्किल है, थोड़ा सा कोशिश करता हूं। यहाँ पे देखिए आप, चलिए नहीं रह रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप कि मैं क्या करता हूं, इसे कोशिश करता हूं जोड़ने की। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे 4 कॉर्नर से जोड़ दूं, 1 2 3, 1 2 3 और ये 4, तो कितने हो गए, एक पिरामिड बन गया। 4 फेसेस वाला क्या बन गया, एक पिरामिड बन गया। सिमिलरली नीचे से भी क्या बनेगा, एक पिरामिड बनेगा। तो ये जो है ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर। इसे क्या बोलोगे आप, स्क्वायर प्लेनर। दिख रहा है आपको साफ साफ। और ऊपर एक पिरामिड होगा, एक नीचे पिरामिड होगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलेंगे आप इसे, ठीक है। तो इसे, इस ज्योमेट्री को और इस शेप को बोला जाता है स्क्वायर बाय पिरामिडल। सही है, दैट इज स्क्वायर बाय पिरामिडल, या फिर इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसे 8 फेसेस है। इसे 8 कॉर्नर या 8 वर्टाइसेस नहीं है, इसे 8 फेसेस है। ऊपर के 4 फेसेस 1 2 3 4 और नीचे के 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे आप, इसे ऑक्टाहेड्रल भी कहेंगे। समझ में आ रही है बातें आपको। इस मॉलिक्यूल को आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या ऑक्टाहेड्रल शेप भी बोला जा सकता है। जैसे कि हमने टेट्राहेड्रल बोला है, जिसको 4 फेसेस थे, तो टेट्राहेड्रल बोला है। समझ में आ रही बात है। और उसे ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलोगे, क्योंकि इसमें 8 फेसेस है, लेकिन कॉर्नर जो होंगे वो 6 कॉर्नर्स हो गए, 8 कॉर्नर्स नहीं होंगे। तो इस तरीके से शेप होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। एग्जांपल है SF6 एग्जांपल लेके चलते हैं। अब SF6 कैसे फॉर्म होता है,
ये डबल एक्साइडेड स्टेट का एग्जांपल है, डबल एक्साइडेड स्टेट का एग्जांपल है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी बता सकता हूँ। चलिए SF6 एक्साइडेड स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन बताता हूँ, बाद में आपको SF6 में बॉन्ड एंगल कौन कौन से होंगे वो भी बता देता हूँ। बॉन्ड एंगल तो सिंपल से, यहाँ पे देखिए आप, ये मेरे पास में देखिए बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये देखिए चार कॉर्नर पे चार एटम जुड़े हैं, एक एटम अबोव द प्लेन है, एक एटम बिलो द प्लेन है। तो इस एटम में जो बॉन्ड एंगल है ये दोनों के बीच में 90 का है, इसके बीच में 90 का है, इसके बीच में 90 का है, इसके बीच में 90 का है, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे अगर मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे के 90 के टोटल 4 हो जाएंगे, ऊपर 90 के 4 हो जाएंगे, कितने हो गए 8 हो गए। और ये देखिए एक और ये दो, इनके बीच में देखिए 90 का एंगल होगा, इनके बीच में देखिए 90 का एंगल होगा, इनके बीच में 90 का एंगल, 90 का एंगल प्लेन में 4 हो गए और एक अबोव द प्लेन में 4 हो गए, बिलो द प्लेन में 4 हो गए, टोटल 12 एंगल हो जाएंगे। 12 बॉन्ड एंगल की बात हो रही है, एंगल की बात नहीं हो रही है। अगर आपको इसमें 90 के ही बॉन्ड एंगल है, 180 का एंगल नहीं है, बॉन्ड एंगल नहीं है, क्योंकि 180 का बॉन्ड एंगल नहीं बोलते, उसे एंगल बोल सकते हो, क्योंकि दो एडजेसेंट एटम में बॉन्ड एंगल डिफाइन होता है। किसी भी एटम में बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं होता है, दो एडजेसेंट एटम, अगर आपको एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन है तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल नहीं बोलोगे आप 180, इसे एंगल बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे इनके दोनों के बीच में क्या आ रहा है, एक प्लेन आ रहा है। तो एंगल में और बॉन्ड एंगल में फर्क होता है। चलिए आप दिल से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं डबल एक्साइडेड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो रहा है ये बता देता हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाना पड़ेगा इसे। अब देखिए SF6 मॉलिक्यूल, SF6 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हो रहा है, हाउ टू फॉर्म दी SF6 मॉलिक्यूल। SF6 मॉलिक्यूल में देखिए आप, यहाँ पे मेरे पास है SF6 मॉलिक्यूल। अब SF6 मॉलिक्यूल में आप देखिए कि सेंट्रल एटम सल्फर है, एटॉमिक नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, नियॉन, यहाँ पे हो जाएगा 3s2 और यहाँ पे हो जाएगा 3p4। यहाँ पे डी ऑर्बिटल है नहीं, डी ऑर्बिटल इसके बाद में आता है, दैट इज 3d0। क्या होता है 3d0। तो चलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये आपको पता है, लेकिन इसे कैसे लिखते हैं। मेरे पास में सेंट्रल एटम सल्फर है, उसका एटम नंबर 16 है, तो सबसे पहले ऑर्बिटल देखो कौन सा है, सेम एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल कौन सा है, एक पहला जो ऑर्बिटल है वो है दैट इज 3s, ये दिख रहा है आपको साफ साफ 3s। 3s के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पे 3p आ रहा है, 3p के कितने होते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बाद में 3d तो पूरी तरीके से खाली है, 3d के कितने होते हैं 5 होते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 हो गए, ठीक है। ये 3s हो गया, ये 3p हो गया और ये क्या हो गया 3d हो गया। 3d पूरी तरीके से खाली है, आपको दिख रहा है साफ साफ। अब ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इस तरीके से भरेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में है। ये इलेक्ट्रॉनिक कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं फ्रेम में नहीं रहूंगा, लेकिन मैं जो लिखूंगा वो आपको दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या होता है कि ये जो 3s जो दिख रहा है आपको, ये 3s में का एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी का फोटोन या एनर्जी अब्सॉर्ब करके क्या कर जाता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है, मतलब एक्साइट हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा वो, यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली ये 3px2 में का इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। और कहां पे चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल अब कैसे हो गए, यहाँ पे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें भी, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कैसे दिखाएगा, देगा आपको, देखो यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे 3s हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3s में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 3p हो गया, 1 2 और ये 3, ये हो गया मेरे पास 3p। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में ये हो गया 3d, ये क्या हो गया यहाँ पे 3d में आपको दिखाई दे रहे हैं 1 ये 2 और यहाँ पे चलिए बड़ा बना देता हूँ, यहाँ पे ये 3 और ये 5 हो गया, ठीक है। ये 3d है, तो इस 3d में आप देखिए, सॉरी ये क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। तो ये 3d में भी आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। अब देखिए कौन से ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इस ऑर्बिटल को देखिए आप, ये ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल क्या कर जा रहे हैं, मिक्स कर जा रहे हैं। 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, बोलिए, यहाँ पे बनाएंगे वो 6, क्या बनाएंगे 6 बनाएंगे। चलिए 6 में बना ही देता हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए आप, ये हो गया मेरे पास 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, टोटल कितने हो गए 6 हो गए। तो ये ऑर्बिटल कौन से रहेंगे, ये ऑर्बिटल रहेंगे दैट इज 6sp3d2 ऑर्बिटल। कौन से रहेंगे, 6sp3d2 ऑर्बिटल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 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 1 इलेक्ट्रॉन। अब SF6 में देखो आपके पास में फ्लोरीन कितने हैं, 6 है। फ्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, 6 है। तो 6 फ्लोरीन क्या करेंगे, 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे,
इस सल्फर के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन शेयर कर देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगी और बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग हो जाएगी। और इस केस में यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? SF6 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? SF6 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो देखिए आप कि SF6 मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए इलेक्ट्रॉन का 2 बार एक्साइट होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन, ये डबल एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन है। ग्राउंड स्टेट का ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी। जो कौन से सप्लाई करेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस फ्लोरीन की जगह पे हाइड्रोजन लिख दूं तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन की औकात नहीं है कि वो सल्फर को हाइब्रिडाइज कर दे। अभी थोड़ी देर पहले ड्रैगोजुरुल बताया कि नहीं बताया? बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे फ्लोरीन ही इसको डबल एक्साइटेड स्टेट में ला सकता है और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करा सकता है। HS6 में ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन 2 बार, एक इलेक्ट्रॉन 3s में एक्साइट होता है, एक इलेक्ट्रॉन 3p(x2) में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और d ऑर्बिटल में चला जाता है। तो कहते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सॉरी एक्साइटेड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन। ये जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये एक्साइटेड स्टेट sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलिए मैं बॉन्ड एंगल की बात कर रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इस SF6 में सेंट्रल एटम क्या होगा? सल्फर होगा। SF6 में सेंट्रल एटम सल्फर होगा। और यहाँ पे देखिए 4 जो फ्लोरीन हो गए वो क्या हो गए? इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो चलिए मैं प्लेन ऑफ पेपर में बना देता हूं। 4 जो फ्लोरीन हो गए इन द प्लेन ऑफ पेपर हो गए, ये 2 फ्लोरीन हो गए। अब यहाँ पे देखिए इसे बनाने का तरीका आप समझिए कि किस तरीके से इसे बनाया जाता है। ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं इसे कहते हैं वेज एंड डैश फॉर्मूला। ये जो दिख रहा है आपको इसे कहते हैं थिक लाइन, और ये जो डैश लाइन दिख रही है इसे कहते हैं वेज। इसे कहते हैं, डैश में पढ़ा होगा आपको। यहाँ पे 4 फ्लोरीन। अब यहाँ पे देखिए 2 फ्लोरीन क्या है? एक रहेगा अबोव द प्लेन और एक रहेगा बिलो द प्लेन। ये तो प्लेन हो गया ना, ये तो क्या हो गया? चलिए मैं इसे प्लेन को नहीं बनाता। अब यहाँ पे देखिए आप कि 2 फ्लोरीन जो है वो टूवर्ड यू है, मतलब वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर मैं प्लेन की अगर बात करूं तो देखिए यहाँ पे ये 2 फ्लोरीन है, ये 2 फ्लोरीन है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। तो इसे वेज बॉन्ड से बताते हैं। किससे बताते हैं? वेज बॉन्ड से। और एक जो 2 फ्लोरीन है वो मेरी तरफ आ रहे हैं, मतलब अवे फ्रॉम यू। तो उसे कैसे बताते हैं? रेयर जो है पीछे की साइड में है उसे बताते हैं डैश से बताते हैं। किससे बताते हैं? उसे डैश से। और एक हो जाएगा अबोव द प्लेन और एक हो जाएगा बिलो द प्लेन। तो मैं बॉन्ड एंगल की बात कर रहा था यहाँ पे। तो बताइए मुझे यहाँ पे कि बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे? बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे? तो ध्यान में रखिएगा कि इसमें 12 जो बॉन्ड एंगल्स रहेंगे वो कितने के रहेंगे? 90 डिग्री के रहेंगे। कितने के रहेंगे? 90 डिग्री के। बॉन्ड एंगल्स यहाँ पे 90 डिग्री की है, वो कितने रहेंगे? 12 रहेंगे। अब मैंने बताना है यहाँ पे एंगल्स। यहाँ पे क्या बताना है? एंगल्स बोले तो किसी भी 2 एटम में ले सकते हो आप, लेकिन बॉन्ड एंगल लेना है तो 2 एडजेसेंट एटम में ही लेने पड़ेंगे आपको। समझ में आ गई बात आपको? एंगल्स ले सकते हो आप किसी भी एटम्स में, लेकिन बॉन्ड एंगल डिफाइन करना है तो 2 एडजेसेंट एटम के बीच में लिया जाता है। तो बॉन्ड एंगल हो जाएंगे 90 के, 12 हो जाएंगे। एंगल्स कितने हो गए? 90 के। फिर से एंगल्स देखिए यहाँ पे 12 तो 90 के हो जाएगी, 12 तो 90 की हो जाएगी। और ये देखिए ये क्या हो जाएगा? 180 का 1, ये 180 के 2, ये 180 के 3, मतलब 180 के कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 3 हो जाएंगे। 180 के कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन देखा करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम शेप वेरिएशंस कैसा होगा। लोन पेयर कहाँ पे आएगी? जहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे आता है? जहाँ पे क्या होता है? परसेंटेज कैरेक्टर कम होते हैं। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सॉरी, लोन पेयर कहाँ पे जाएगी? लोन पेयर जो है वो न्यूक्लियस के करीब जानी चाहिए, मतलब करीब जाना चाहती है। क्यों करीब जाना चाहती है? क्योंकि न्यूक्लियस ही लोन पेयर को होल्ड करके रख सकता है। और न्यूक्लियस को होल्ड करके, मतलब न्यूक्लियस से नजदीक कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस ऑर्बिटल होता है। उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होने की वजह से एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है। इसलिए लोन पेयर कहाँ पे जाना चाहेगी? जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा हो गए। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा हो गए? कहाँ पे ज्यादा हो गए? एक्सियल पे ज्यादा हो गए कि इक्वेटोरियल पे ज्यादा हो गए? एक्सियल पे ज्यादा हो गए। तो यहाँ पे एक्सियल 2 पोजीशन है, तो यहाँ पे लोन पेयर आ सकती है, यहाँ पे लोन पेयर आ सकती है, लेकिन यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर नहीं आएगी। और हमने PCl5 में देखा है कि लोन पेयर कहाँ पे आती है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लेकिन SF6 में लोन पेयर कहाँ पे आएगी? एक्सियल पोजीशन में। कल आपको शेप वेरिएशन बताया जाएगा और साथ ही साथ आपको शेप वेरिएशन के साथ में उसके सारे लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स भी देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट एक D3S हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस कर लेंगे।
उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन क्लोज हो जाएगा। एक और एक हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, उसके कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन कल के लेक्चर में हम फिनिश कर देंगे, कोशिश करेंगे। उसके बाद में VSPR थ्योरी है, देन MOT है, देन बैक बॉन्डिंग के कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। बाद में ये जो है केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में साइमल्टेनियसली लिखते रहिएगा।